इस वीडियो में हम देखेंगे डीएनए ट्रांसक्रिप्शन के बारे में। क्लियर? डीएनए ट्रांसक्रिप्शन। डीएनए ट्रांसक्रिप्शन का मतलब क्या होता है, इसको समझिए। जैसे अगर डीएनए अपने जैसा नया डीएनए बना रहा है तब हम इसे क्या कहेंगे? इसे कहेंगे रेप्लिकेशन, यही ना। अगर डीएनए से मैसेंजर आरएनए बन रहे हैं तो इसे क्या कहेंगे? ट्रांसक्रिप्शन। और अगर मैसेंजर आरएनए से प्रोटीन बन रहा है तो इसे हम क्या कहेंगे? ट्रांसलेशन। ठीक है, ये तीन चीज हमें आगे पढ़ना भी है डिटेल से। तो फिलहाल हम इसके बारे में जानने की कोशिश कर रहे हैं कि डीएनए से मैसेंजर आरएनए कैसे बनता है। ऐसे जब मैसेंजर आरएनए का स्ट्रक्चर आपको बता रहे थे तो वहां पे भी हमने बताया था डिटेल से कि किस तरीके से डीएनए से मैसेंजर आरएनए बनकर तैयार होता है। लेकिन यहाँ पर हम उस ट्रांसक्रिप्शन यूनिट का स्ट्रक्चर देखेंगे जिसके अंदर ये बन के तैयार होता है, थोड़ा सा उसे डिटेल से समझने की कोशिश करेंगे। तो देखिए, जैसे मान लीजिए कि ये अगर प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर लेते हैं, प्रोकैरियोटिक सेल, तो प्रोकैरियोटिक सेल में क्या होता है कि यहाँ पर भी रिक्वायर्ड है आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम का। ठीक है, पॉलीमरेज एंजाइम। ठीक है, लेकिन यहाँ पर सिंगल आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम जो है वो तीनों तरह के आरएनए का फॉर्मेशन करता है, चाहे वो आरआरएनए हो, ठीक है, या एमआरएनए हो या टीआरएनए हो। ठीक है, राइबोसोमल आरएनए, मैसेंजर आरएनए या ट्रांसफर आरएनए, ये तीनों आरएनए को बनाने के लिए सेम टाइप का आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम चाहिए, जरूरत पड़ती है। क्लियर? लेकिन अगर आप यूकैरियोटिक सेल में देखोगे तो यूकैरियोटिक सेल में क्या होता है, यहाँ पर तीनों को बनाने के लिए डिफरेंट टाइप्स के आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम चाहिए। जैसे आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट, आरएनए पॉलीमरेज सेकंड और आरएनए पॉलीमरेज थर्ड। ये तीन अलग अलग टाइप के जो आरएनए पॉलीमरेज होंगे वो अलग अलग टाइप के आरएनए को बनने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। फिलहाल हम ये देखते हैं कि किस तरीके से ये बनता है और इसमें ट्रांसक्रिप्शन यूनिट यानी जिसके अंदर ये बन के तैयार होता है वो ट्रांसक्रिप्शन यूनिट किस टाइप का होता है, इसको समझते हैं। ध्यान दीजिए, जैसे इस तरीके का डीएनए का हेलिक्स है ना, दोनों को हमने सेपरेट कर दिया। ठीक है, यहाँ पर एक जो हेलिक्स होगा क्या होगा, 3 प्राइम टू 5 प्राइम, और एक क्या होगा 5 प्राइम टू 3 प्राइम, ऐसा ही हेलिक्स होगा ना। देखिए यहाँ पर 3 प्राइम टू 5 प्राइम जो है इस तरीके से इसके साथ एक जीन जुड़ेगा, या फिर आप इसको कह सकते हो कि ये न्यूक्लियोटाइड है, इसमें सीक्वेंस है उसका, या जीन कह सकते हो। इसको प्रमोटर कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं इसको? प्रमोटर। और प्रमोटर क्या होता है आपको पता है, ये एक तरह का जीन आप कह सकते हो या न्यूक्लियोटाइड का जो सीक्वेंस है। इसमें मेन जो सीक्वेंस होता है ज्यादातर केसेस में होता है इस तरीके से TA इस तरह का सीक्वेंस होता है। इस वजह से इसको हम क्या कहते हैं, इसको टाटा बॉक्स भी कहा जाता है। क्लियर है? तो सबसे पहले जो है वो डीएनए के दोनों हेलिक्स जब सेपरेट हुए, सेपरेट होने के बाद इसके साथ क्या जुड़ा, इसके साथ प्रमोटर जुड़ा जो एक जीन है या कह सकते हो न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस है। इस प्रमोटर को आप देखोगे तो इसका एक हिस्सा जुड़ा हुआ है 3 प्राइम के साथ, दूसरा हिस्सा जुड़ा हुआ है 5 प्राइम के साथ। क्लियर है? तो जो हिस्सा इसके 3 प्राइम के साथ जुड़ा हुआ है, किसके साथ? 3 प्राइम के साथ, उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं डाउन स्ट्रीम। क्या कहते हैं उसको? डाउन स्ट्रीम। ये सब याद रखना इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और प्रमोटर का जो हिस्सा 5 प्राइम के साथ जुड़ा हुआ है इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं अपस्ट्रीम। ठीक है, तो दो टर्म क्लियर हो रहा है, डाउन स्ट्रीम और अपर स्ट्रीम का मतलब क्या हुआ? प्रमोटर का पार्ट जो 5 प्राइम के साथ जुड़ा हुआ है उसे हम कह रहे हैं
अपस्ट्रीम, और जो 3 प्राइम के साथ जुड़ा है उसे क्या कह रहे हैं, डाउनस्ट्रीम। इसकी लास्ट वाले पार्ट्स के साथ भी इसी तरह का एक जीन या न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस जुड़ा है और इसे क्या कह रहे हैं, टर्मिनेटर। क्लियर। तो टर्मिनेटर का मतलब क्या होता है, टर्मिनेटर का मतलब होता है जो बनने के प्रोसेस को, जैसे आरएनए बन रहा है डीएनए से, तो उसके बनने के प्रोसेस को ये क्या करेगा, लास्ट करेगा, खत्म करेगा। तो टर्मिनेटर क्या करेगा, आरएनए के बनने के प्रोसेस को खत्म करेगा, लास्ट करेगा। अब देखिए, तो ये यूनिट आपको दिख रहा है ना, यहाँ पर एक चीज और ध्यान दीजिए, जिस डीएनए के हेलिक्स का डायरेक्शन 3 प्राइम टू 5 प्राइम है, कहाँ 3 प्राइम टू 5 प्राइम, इस डीएनए के हेलिक्स को क्या कहते हैं, इसे कहते हैं टेम्पलेट स्ट्रैंड, या फिर इसको कह सकते हैं नॉन कोडिंग स्ट्रैंड। क्लियर। इसको क्या कह सकते हैं, टेम्पलेट स्ट्रैंड कह सकते हैं या नॉन कोडिंग स्ट्रैंड। दूसरा, जिस डीएनए के हेलिक्स का डायरेक्शन 5 प्राइम टू 3 प्राइम है, इसे क्या कह सकते हैं, इसे कहते हैं कोडिंग स्ट्रैंड। क्या कहते हैं इसको, कोडिंग स्ट्रैंड। तो ये हमारा क्या हो गया, कोडिंग स्ट्रैंड। ठीक है। अब देखिए इसके बाद क्या होगा, इसके बाद ये जो आप प्रमोटर देख रहे हो ना, यहाँ पर आकर जुड़ता है आरएनए पॉलीमरेज। क्या आकर जुड़ता है इस जगह पर, आरएनए पॉलीमरेज, और ये क्या है, एक तरह का एंजाइम है। तो यहाँ पर आकर जुड़ गया आरएनए पॉलीमरेज, ऐसा ही है ना। इसके साथ एक और यहाँ पर जाकर जुड़ता है सिग्मा फैक्टर। क्लियर। तो दो चीजें आकर यहाँ पे जुड़ गई प्रमोटर के पास, कौन कौन, एक आरएनए पॉलीमरेज और दूसरा सिग्मा फैक्टर। ध्यान दीजिए, जब ये दोनों एक साथ जुड़ते हैं तो यहाँ जो सिग्मा फैक्टर है, इसका काम क्या है आपको पता है, इसका काम है आरएनए के बनने के प्रोसेस को शुरू करना। क्या है इसका काम, आरएनए के बनने के प्रोसेस को शुरू करना। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर इस जगह से ये शुरू होता है, ये आरएनए का एक छोटा सा टुकड़ा है, ठीक है। यहाँ क्या है 5 प्राइम और यहाँ क्या है 3 प्राइम। जब आप देख रहे थे रेप्लिकेशन, तो आप देख रहे थे कि आरएनए प्राइमर से आया था, जहाँ पे इसके 3 प्राइम के पार्ट्स पे क्या था, OH फंक्शनल ग्रुप था, और ऐसा होने की वजह से वो अपने साथ नए न्यूक्लियोटाइड को जोड़ सकता था। ऐसा ही है। तो यहाँ पर जो है सेम चीज है, 3 प्राइम के साथ OH फंक्शनल ग्रुप है और इसके साथ नया न्यूक्लियोटाइड जुड़ सकता है। लेकिन डीएनए रेप्लिकेशन में जो नया न्यूक्लियोटाइड जुड़ रहा था वो किसका था, वो डीएनए का था, बट यहाँ पर क्या है, वो आरएनए का होगा। तो जैसे ही सिग्मा फैक्टर आया इसके कांटेक्ट में, प्रमोटर और आरएनए पॉलीमरेज के कांटेक्ट में, तो ये इनिशिएट कर दिया, सिग्मा फैक्टर क्या कर दिया, इनिशिएट, शुरू कर दिया किस प्रोसेस को, आरएनए के बनने के प्रोसेस को। जैसे ये प्रोसेस शुरू हो गया, यहां से ये हट गया, सिग्मा फैक्टर का काम कंप्लीट हो गया। अब देखिए सिग्मा फैक्टर का काम समझ में आ रहा है, उसने इनिशिएट किया, शुरू किया। क्लियर। प्रमोटर, आरएनए पॉलीमरेज और सिग्मा फैक्टर, ये तीनों ने मिल करके क्या किया, शुरू किया। इसमें इनिशिएशन के लिए सबसे जो इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है वो क्या है, सिग्मा फैक्टर और प्रमोटर। ठीक है। तो इस तरीके से आरएनए के बनने का प्रोसेस शुरू हो गया। अब देखिए यहाँ पर एक और चीज आता है और इसे हम कहते हैं रो फैक्टर। क्या कहते हैं, रो फैक्टर। ठीक है। तो आरएनए पॉलीमरेज तो एंजाइम है भाई, एंजाइम के प्रेजेंस में ही रिएक्शन परफॉर्म होगा। जैसे नए न्यूक्लियोटाइड आपस में जुड़ रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है, जुड़ने का मतलब क्या है, वो एक रिएक्शन परफॉर्म हो रहा है जिससे छोटे मॉलिक्यूल बड़े मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हो रहे हैं, पॉलीमर बन रहा है। तो एंजाइम की जरूरत तो हर जगह है ना आरएनए पॉलीमरेज। तो ये एंजाइम जो है वो इस तरीके से आगे मूव करते जाएगा, आगे बढ़ते जाएगा, आगे बढ़ते जाएगा। क्लियर। क्योंकि एंजाइम का प्रेजेंस होना जरूरी है, रिएक्शन परफॉर्म हो रहा है, पॉलीमर बन रहा है न्यूक्लियोटाइड का। तो ये जो आरएनए पॉलीमरेज है ये बढ़ते बढ़ते इस जगह पे आता है। देखिए तो आरएनए पॉलीमरेज का काम समझ में आ गया, इस एंजाइम के प्रेजेंस में ही पॉलीमर बनेंगे, किसका, न्यूक्लियोटाइड का, जिसे हम आरएनए कहेंगे। रो फैक्टर का काम क्या है, इसका काम है इलोंगेशन करना, यानी कि इलोंगेशन का मतलब समझ रहे हैं, इस आरएनए के हेलिक्स को लंबा करते जाना, यानी कि नए न्यूक्लियोटाइड को इसके साथ जुड़ने में मदद करना कि कौन इसके साथ जुड़ेगा। तो जैसे ही ये आरएनए के बनने का प्रोसेस कंप्लीट हुआ, ये रो फैक्टर भी आगे मूव कर रहा है
और जल्दी जल्दी इसको क्या कर रहा है, इलोंगेट करने में मदद कर रहा है, इस आरएनए के हेलिक्स को बनने में मदद कर रहा है। ठीक है, तो जैसे ही ये पूरी तरह से बन के तैयार हो गया हेलिक्स, ठीक है, इसके बाद ये रो फैक्टर क्या हो जाता है, यहाँ से रिलीज हो जाता है। क्लियर? तो इस तरीके से आपने देखा कि यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट रोल पार्टिसिपेंट्स कर रहे हैं वो कौन है, सिग्मा फैक्टर, रो फैक्टर और आरएनए पॉलीमरेज, ये तीनों मिल करके जो है वो आरएनए के बनने के प्रोसेस को शुरू करें। प्रमोटर का भी रोल है, कहाँ पे, सिर्फ स्टार्ट करने में, आगे रोल नहीं है ना। और ये जो है बिल्कुल इनिशिएट करेगा, यहाँ से हट जाएगा, इसके बाद प्रमोटर का भी यहीं तक रोल है जहाँ से ये शुरू हो रहा है। इसके बाद आगे जो इसको कंटिन्यू बढ़ाया जा रहा है उसमें दो इंपॉर्टेंट चीजें हैं, एक आरएनए पॉलीमरेज और दूसरा रो फैक्टर। जब ये बन के तैयार हो रहा है रो फैक्टर सॉरी आरएनए पॉलीमरेज इस जगह पे और रो फैक्टर जो है वो रिलीज हो चुका। तो इस तरीके से जो बीच में बन के तैयार हुआ है आरएनए, एक्चुअल में अभी क्या बन के तैयार हुआ है, ये एचएन आरएनए है, ना कि एम आरएनए है ना। न्यूली सिंथेसाइज्ड आरएनए को क्या कहते हैं, एचएन आरएनए, हेटेरोन्यूक्लियर आरएनए। और हेटेरोन्यूक्लियर आरएनए कैसे एम आरएनए में कन्वर्ट होगा ये आपको पहले के वीडियो में बताया जा चुका है, कैसे इसमें स्प्लिशिंग होगा, कैसे लाइगेशन होगा, कैसे इसमें कैपिंग होगा, कैसे टेलिंग होगा और फिर फाइनली एमआरएनए बन के तैयार होगा, ये सारी चीजें बताया जा चुका है। तो आपको ये ट्रांसक्रिप्शन यूनिट को याद रखना है कि किस तरीके से इसका यूनिट का स्ट्रक्चर होता है और इसमें किस तरीके से मैसेंजर आरएनए बनते हैं। जैसे याद क्या रखना है, 3 प्राइम से 5 प्राइम जो डीएनए का हेलिक्स है उसे क्या कहेंगे, उसे कहेंगे टेम्पलेट स्ट्रैंड या नॉन कोडिंग स्ट्रैंड। जो 5 प्राइम टू 3 प्राइम है उसे क्या कहेंगे, कोडिंग स्ट्रैंड। क्लियर है? क्यों ऐसा कहेंगे इसको भी समझना जरूरी है। जैसे जो आरएनए बन के तैयार हुआ है, तो यहाँ पे मान लीजिए ये जो डीएनए था यहाँ पर न्यूक्लियोटाइड 8 एडेनाइन था, तो यहाँ पर क्या होगा, थाइमिन नहीं होगा क्योंकि आरएनए में यूरासिल होता है। यहाँ पर सी है तो यहाँ क्या होगा, जी होगा, सी है तो यहाँ क्या होगा, जी है तो यहाँ क्या होगा, सी होगा। तो इसी के बेसिस पे इस पे न्यूक्लियोटाइड जो है वो बनते हैं या उसका कोडिंग होता है। क्लियर है? तो इस वीडियो में बस इतना ही।